मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, इंडियन पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा से आज पुनः मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रही हूँ ऑनलाइन क्लास लेकर। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, चूँकि अभी हमने पिछले कुछ क्लासों में आपको साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया है। ठीक, तो अब उसके बाद हम एक और टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जो है आज आपका क्या 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पर। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आज आपका टॉपिक है। बच्चों हम आपको बता दें, ये जो आर्थिक मंदी है, कहीं न कहीं देखा जाए तो आज ये जो परिवेश हमारे बीच में दिखाई दे रहा है, जो सारी चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही है घटनाएं, वो कहीं न कहीं देखा जाए तो वो हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करेगी और आर्थिक रूप से देखा जाए तो हम इसकी मार को आने वाले कुछ समय में झेलने वाले हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पास जो है 1929 की आर्थिक मंदी, ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमें 1929 में देखने को मिली थी। तो यहाँ पास अगर हम बात करते हैं 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में, तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये जो 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, ये पूरे संसार में छाई हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्र को छोड़कर और एक राज्य को छोड़कर, किसको? रूस को। ठीक है, बाकी चारों तरफ आर्थिक मंदी का कहर छाया हुआ था। और ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, तो यहाँ पास इसकी आर्थिक मंदी की शुरुआत कहाँ से होती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही होती है। 1929 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूरी तरह से आर्थिक रूप से विकलांग हो चुका था। ठीक है, यहाँ पास अगर हम बात करें कि आर्थिक मंदी के कारण क्या थे, किन कारणों से आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई, तो 1914 और 18, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। वो दौर था जहां पूरा विश्व ही, पूरे देश भर के जितने भी, मतलब प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश इस युद्ध के हवन कुंड में अपना पूर्ण सहयोग दे चुका था। ठीक है, तो यहाँ पास जो आर्थिक मंदी आने का कारण एक था, क्योंकि 1929 में अमेरिका के द्वारा जो ऋण लिया जा रहा था अन्य देशों से, और दूसरी बात अगर हम ये कहें कि यहाँ पास आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन कार्य हो रहा था, लेकिन उसकी खरीदारी नहीं हो रही थी। उत्पादन कार्य क्या हो रहा था? ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन खरीदारी क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि लोग आर्थिकता की मार को झेल रहे थे, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उससे प्रत्येक राष्ट्र की स्थिति जो है पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी थी। ठीक है, अब जब आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसमें क्या होगा? बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको घाटा होगा, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और खरीदार कम मिल रहे हैं। और जब खरीदार कम मिलेंगे तो माल क्या होगा? एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पास आयात और निर्यात दोनों में कमी आ रही है। और साथ में जब तैयार माल का कोई खरीदार नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऐसे में हजारों कारखाने बंद होने की कगार में आ गए। और देखिए यहाँ पास सब एक चैन की तरह चल रहा है। जब उत्पादन मान जो है, जो प्रोडक्शन किया गया, उसका कोई खरीदार नहीं मिला, तो धीरे धीरे कारखाने क्या हो गए? बंद होने की कगार में आ गए। और जब कारखाने बंद होने लगे तो इससे कृषक वर्ग भी प्रभावित हुआ, कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। कैसे प्रभावित हुआ? क्योंकि जो किसान होते थे उनकी खेती का हिस्सा कहाँ जाता था? बड़े बड़े कारखानों में ही जाता था, तो वहाँ से उन सारी चीज़ों से मटेरियल तैयार होता था। अब जब कारखाने ही बंद हो गए तो किसानों की खेती का क्या? तो इससे कृषक समुदाय भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पास क्या है कि पैदावार भी होना कम हो गई। एक क्यों? क्योंकि उत्पादन पर आवश्यकता से ज़्यादा था, खरीदार नहीं थे, और खरीदार नहीं थे, इस कारण से कारखाने बंद होने लगे। कारखाने बंद होने लगे तो क्या हुआ? किसानों की पैदावार में भी कमी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? कृषक मजदूरों में मजबूरी और मजदूरी दोनों की समस्या
उत्पन्न हो गई। ठीक है, दोनों में कमी आ गई। ठीक, फिर इसके बाद अमेरिका का जो शेयर एक्सचेंज मार्केट था, सबसे बड़ा कारण है ये अमेरिका का जो ये शेयर एक्सचेंज मार्केट था, यानी कि शेयर बाजार था, वो तेजी से नीचे की ओर गिरता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पास शेयर मार्केट इस तरह से नीचे गिरा जिसमें जो है तो कम से कम नहीं तो 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया था, किसमें, इस शेयर बाजार के कारण। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें यदि इसमें ऋणों की, तो 1920 के दशक में जो है तो देशों ने क्या किया था, अमेरिका से ऋण ले रखा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसमें भी कमी आना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि 1914-18 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस कारण से बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि अपनी वास्तविक स्थिति में वापस नहीं आ पा रहे थे, और उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वो ऋण तो ले लिए थे, लेकिन इसके एवज में वो उसको रिटर्न नहीं दे सकते थे। फिर इसके अलावा इस तरह से अमेरिकी उद्योगपतियों का क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या स्थिति एकदम से खराब होती जा रही थी, और जो है तो जो 1928 की हम बात करें, 1928 के पूर्वार्ध में विदेशियों में अमेरिका और जो है तो अमेरिका का जो ऋण $1 अरब, ठीक है, और $1 अरब था, और साल के मतलब भी 1 साल के भीतर ही ऋण की मात्रा क्या हो गई थी आपका, घटकर केवल 1/4 ही रह गया था। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की जो ये स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उस कारण से भी क्या था कि आर्थिक स्थिति यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को ये निमंत्रण दे रहा था। और इसके अलावा इसमें जो देश था उसमें सबसे बड़ा अमेरिका ही है जो इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार को झेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पास हम बच्चों ये कह सकते हैं कि ये जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है, हालांकि 1930 की जो महामंदी का कोई जो है कोई एक कारण नहीं था, क्योंकि यहाँ पास जो थे कारण कई, उसमें बैंक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इसमें जो है तो इस शेयर मार्केट के विफल होने से, अमेरिकी शेयर मार्केट के गिर जाने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें क्या कहते हैं, बैंक को बहुत ज़्यादा झटका लगा, बहुत सारे बैंक बंद होने की कगार में आ गए, दिवालिया निकल गए। तो इस तरह से ये जो 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, उसमें लोगों को यानी कि राष्ट्र को यानी कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा झटका लगा, और उसके साथ साथ सिर्फ अमेरिका ही प्रभावित नहीं हुआ, अन्य क्षेत्र भी, अन्य राज्य भी उससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए। और इसके अलावा मंदी की इस आंधी ने लगभग जो है तो 9000 बैंकों को बंद कर दिया, लगभग 9000 बैंक इससे प्रभावित हो चुके थे। इसके अलावा अगर हम इसके प्रभाव की बात करें कि 1929 का ये जो प्रभाव है क्या था, तो इसमें अगर हम देखें तो 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो चुके थे। क्यों? क्योंकि कारखाने बंद हो चुके थे। ठीक है, 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए थे क्योंकि कारखाने बंद हो चुके थे। और बंद होने का कारण क्या था? आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन कर देना, जिस कारण से उसको खरीदार नहीं मिले, तो माल क्या है, कारखानों में ही रह गया। और जब कारखाने में रह गए तो कारखाने बंद होने लगे, धीरे धीरे कारखाने बंद होने लगे तो कृषक वर्ग भी प्रभावित होने लगा। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि आर्थिक मंदी की मार सिर्फ और सिर्फ एक अकेला राष्ट्र नहीं, प्रत्येक वर्ग समुदाय के लोगों को भी झेलना पड़ा। जैसे अगर आज की स्थिति को हम देखें, अगर यही स्थिति लॉकडाउन की बनी रहे कि तो आगे आने वाले समय में आर्थिक रूप से हमारा देश भी पूरी तरह से प्रभावित होगा, जिसकी मार मतलब इस आर्थिकता का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ एक को नहीं भुगतना पड़ेगा, यहाँ पास प्रत्येक व्यक्ति को इसकी मार से जूझना पड़ेगा, जो कि हमें 1929 की जो आर्थिक मंदी है उससे हम देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों की स्थिति भी पूरी तरह से डामाडोल हो रही थी, क्योंकि कारखाने किससे चलते हैं? मजदूरों से चलते हैं। और जब मजदूरों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो प्रत्येक मजदूर क्या होगा? बेरोजगार होगा। बेरोजगार होगा तो आर्थिक रूप से उसके पास तंगी आएगी, और जब आर्थिक रूप से तंगी आएगी तो क्या होगा? वो खाने के लिए भी भूखे मरेगा। जैसे आज ये जो कोविड-19 का कहर छाया हुआ, इससे क्या मजदूर भूखे मर रहे हैं। वो वहाँ जिन स्थानों पे वो कमाने के लिए गए तो वहाँ से छोड़कर वापस अपने घरों को आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन परिस्थितियों को छोड़कर वो यहाँ से वहाँ गए थे,
आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ से वो वापस यहाँ अपने घरों पे आ रहे हैं, यहाँ वो क्या कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आर्थिक मंदी है जो कि प्रत्येक मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, यहाँ तक कि जो व्यवसायी वर्ग है, जो शेयर मार्केट है, बैंक है, ये सभी इस मार की चपेट में आए। और इसके अलावा 1929 से 1932 के दौरान आवास निर्माण की जो दर थी वो 80% तक की कमी आई इसमें। और इस तरह से इस दौरान अगर हम बात करें तो 5000 से भी अधिक बैंक क्या हो गए, बंद हो गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि 9000 के आसपास बैंक, लेकिन पूरी तरह से इस तरह से ये बैंक पूरी बंद हो गए, है ना। तो ये जो हमारी 1929 की आर्थिक मंदी है, इससे कई राज्य यानी कि विदेशी राज्य भी बहुत अधिक हद तक प्रभावित हुए। जैसे आपका जर्मनी इसके प्रभाव में रहा, ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ा और साथ में फ्रांस पर भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा रूस पर भी पड़ा। भले ही 1929 की जो आर्थिक मंदी थी उस पर रूस एक ऐसा राज्य था जो कि देश था जो कि इस मार से बचा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये चीज हम आपको बता दें कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो नाम से स्पष्ट है, विश्वव्यापी, यहाँ पर कोई राष्ट्रव्यापी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक अमेरिका बस प्रभावित हुआ कि भारत देश, नहीं, ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की बात है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र प्रभावित हो रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम आज का ये टॉपिक ये स्टॉप करते हैं। यदि आपको इसमें कोई चीज़ कभी समझ में आ रही हो, समझ में ना आया हो, आप हमसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। और यदि आपके द्वारा इसमें और जानकारी चाहिए होगी तो इस टॉपिक को हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए और जो कमी आ रही है आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आर्थिक मंदी में केवल हम आपको यही समझाना चाहते हैं। आप अगर करंट का आज का फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज हमारा देश जो है जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें हमें सामाजिक, आर्थिक सभी चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसका ये जो आज स्थिति हमारे बीच बनी हुई है, इसका असर आने वाले समय में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, किस तरह से इस महामारी के कारण ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर जो 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था उसका एक कारण जो था कहीं ना कहीं उन्हें प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, और दूसरे बैंकों के जो है तो शेयर मार्केट के डाउन हो जाने से, ऋण का टाइम पे ना भुगतान करने से, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पास ये जो महामारी छाई हुई इससे भी ये सारी चीजें प्रभावित होगी। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पास स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को सुनने के लिए, और हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।